नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, फिल्लर फोरम के इस मंच पर ये मंच हमारा सदा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो न केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, केवीएस, डीएसएसबी इत्यादि से संबंधित सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स, हिस्ट्री विषय के किसी प्रकार के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, फिलर फोरम वेबसाइट का भी और फिलर फोरम ऐप का भी। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर जाकर के फिलर फोरम का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर अपना ज्वाइन कर सकते हो। हमारे यहाँ पर साथ 4 चीज़ें चल रही हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें बताता हूँ। एक, वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे हमारे पढ़ाई एजुकेशन कंप्लीट करवाई जाती है। दूसरा, टेलीग्राम के ऊपर अपडेट्स हम पोस्ट करते रहते हैं, जहाँ से आप जो बच जाती है, कुछ पॉइंट्स बच जाते हैं इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो तो उनके डिटेल को हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तीसरा, हमारी लाइव गूगल मीट होती है सर, हर संडे को लाइव गूगल मीट होती है 9 बजे, और उसमें हम डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं। वहाँ पर 1 घंटे लगभग 40 मिनट से 1 घंटे के लगभग हमारी क्लास होती है, वहाँ आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। और चौथा होता है हमारा प्रैक्टिस MCQ, UGC.net.com करके हमारी एक नई वेबसाइट है, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 डेली MCQ दिए जाते हैं वहाँ, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए सोच समझ कर वहाँ पर आप अपनी अटैम्प्ट कर सकते हैं वहाँ पर क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिस्टम के बारे में। अब हम देखते हैं अपनी क्लास के बारे में। तो सबको पता है साथियों, क्लास में हमारा मध्यकाल कंप्लीट हो चुका है और मॉडर्न इंडिया चल रहा है। मॉडर्न इंडिया में ये चौथा लेक्चर है उसका। व्यापारिक कंपनियों का टॉपिक चल रहा है, व्यापारिक कंपनी कैसे फली फूली, वो सारा हमने देखा। अब हम आज हमारा पॉइंट टॉपिक है भारतीय स्थिति। व्यापारिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सुदृढ़ीकरण के समय भारत के क्या हालात थे, भारत के समाज में क्या दशाएं थी, आर्थिक दशाएं क्या थी, राजनीतिक दशाएं क्या थी, राज्यों की दशाएं क्या थी, उनके ऊपर हम 1 बाय 1 करके डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो साथियों क्या हुआ था कि भारत की स्थिति कैसी थी कि मुगलों का पतन शुरू हो चुका था। साथियों सबको पता है, मुगल प्रमुख रूप से जो 6 स्टार्टिंग के मुगल सम्राट थे, उनमें से जो औरंगजेब था, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा सलीम जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो ये 6 प्रमुख शासक रहे हैं मुगल साम्राज्य के। तो जो छठा मुगल शासक था औरंगजेब, उसकी मृत्यु आती है 1707 के अंदर, और वहाँ से उसके मृत्यु के बाद से ही डाउनफॉल शुरू हो जाता है मुगल साम्राज्य का मेनली। ठीक है, कुछ समय तक 1719 तक ये लगभग ढांचा खड़ा रहता है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, लेकिन उत्तराधिकारी निर्बल होने की वजह से वो संभाल नहीं पाते हैं। मेन उत्तराधिकारी हालांकि मोहम्मद शाह रंगीला होता है, 29 साल का उसका पॉलिटिकल टाइम पीरियड भी होता है, लेकिन वो भी कुछ खास उल्लेखनीय प्रगति उसमें कर नहीं पाता है, और गिरते हुए साम्राज्य को, डाउनफॉल को मैनेज नहीं कर पाते हैं ये लोग। तो कुछ क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर आती है इस वजह से, इसी कमजोरी, साम्राज्य के केंद्र की कमजोरी की वजह से छोटे छोटे नए राज्य उभर आ जाते हैं। तो देखते हैं वो 1 बाय 1 करके हम। औरंगजेब की नीति है, ये कट्टरवादी था, धर्म को लेकर बहुत कट्टर था साथियों। इसकी कट्टरवादी की नीतियों की वजह से बहुत से हिंदू समाज जो कि बहुसंख्यक था वो इससे नाराज़ हो गया था, कि उसने जजिया कर लगा दिया था और मंदिर तोड़वा दिए, बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो कि इसको नहीं करने चाहिए थे एक बड़ा राजा होने के नाते। लेकिन किंतु ये धार्मिक कट्टरवाद इसमें ज़्यादा था, मौलाना उलेमाओं के संपर्क में ज़्यादा था, और शरीयत के अनुसार चलाना चाहता समाज को। तो समाज ने इसका विरोध कर दिया, प्रतिकार हुआ फिर समाज से। तो इसका डाउनफॉल शुरू होगा इसके मृत्यु के कुछ समय बाद ही। ये तो इसकी नीतियाँ। कमजोर उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह रंगीला, इसके बाद कोई खास उल्लेख सबको पता है यार, उसमें कुछ है नहीं ऐसा। 11 शासक हुए हैं 1707 से लेकर 1857 के बीच में, 150 सालों के बीच में 11 शासक हुए हैं। तो वो देख लीजिए साथ, कौन कौन शासक हुए हैं और कौन कौन सा उनका टाइम पीरियड है। ये आपका मैच मेकिंग में बहुत आते हैं, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, ये सीक्वेंस वाइज, लाइन वाइज देख लीजिए। डिटेल में टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। नेट का आया वो क्वेश्चन है, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और क्या हुआ साथियों, कुछ समय के बाद फिर नादिर शाह का हमला हुआ। नादिर शाह साथियों, इसका उपाधि थी दुर्रानी। ये फारस से आया था, ईरान का शासक था। तो इसने धीरे धीरे करके अफगान से आया था, अफगान के साथ इसने अपनी फौज खड़ी की, और वो इधर आता गया, फैल गया ये आधुनिक पंजाब में। आधुनिक पंजाब जो कि पाकिस्तान वाला मेन पंजाब है, उसके ऊपर इसका कब्जा हो गया था। ठीक है, तो मराठे चूंकि उस तरफ जा रहे थे, मराठों का भी
बहुत बहुत प्रभाव पड़ा था इस चीज़ों के ऊपर। तो वहाँ से ये आया और इधर से ये गए मराठे, तो इनके बीच में झगड़ा शुरू हुआ साथियों। देखते हैं तो नादिर शाह ने क्या किया साथियों, हमला किया नादिर शाह ने 1738-39 के अंदर। ठीक है, तो पंजाब को जीता, जो कि पूर्वी पंजाब कह सकते हैं, सॉरी पश्चिम पंजाब कह सकते हैं, जो कि आधुनिक पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर से जीतता हुआ आ रहा था ये। तो बीच में क्या हुआ फिर, इसने लाहौर पे कब्जा कर लिया 38 दिसंबर 1738, और जनवरी फरवरी मार्च के महीने में 1739 के महीने में यहाँ पर झगड़ा हुआ इनका। और लास्ट में क्या हुआ, लाहौर पर कब्जा कर लिया। 13 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध हुआ फिर मुगलों और अफगानों के बीच में। मुगलों और अफगानों के बीच में, अफगान का था ये नादिर शाह, दुर्रे दुरानी इसकी उपाधि थी। ठीक है, और उसने भयंकर मारकाट मचाई साथियों। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर मुगल शासक कोई खास कर नहीं पाए, रोकनी ना सेना कमजोर थी इनकी, और ना ही इनके कोई विशेष सेनापति वगैरह थे। तो ये बहुत बुरी तरह हारा मुगल सम्राट। ठीक है, और नादिर शाह ने दिल्ली को लूट लिया। नादिर शाह ने करनाल कहाँ पर है, ये जैसे कि पानीपत की युद्ध हुए थे ना, इसी प्रकार से पानीपत के पास में ही, हरियाणा प्रांत में पानीपत के पास में ही एक डिस्ट्रिक्ट है करनाल, वहाँ पर हुआ ये युद्ध। ठीक है, और मोहम्मद शाह रंगीला उस समय का शासक था, तो ये भी नहीं रोक पाया इसको बंदी बना लिया गया था। रंगीला को नादिर शाह ने बंदी बना लिया था। 70 करोड़ दिल्ली से 70 करोड़ की बताते हैं अमाउंट ये लूट कर लेकर गया था। एक अनुमान लगाया गया विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, कि 70 करोड़ मूल्य की, उस समय के 70 करोड़, न कि आज के 70 करोड़, उस समय के 70 करोड़ हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात ये लूट करके दिल्ली में से सबसे लूट करके लेके गया। और क्या लेके गया, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। मयूर सिंहासन जिसको कि देखिए कॉन्ट्रोवर्शियल है यार, इसको मयूर सिंहासन पर वर्क कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, विवाद क्या है, कि इसको तख्ते ताउस बताता है जहांगीर, कि जहांगीर ने शाहजहां ने निर्माण किया तख्ते ताउस का। और बाद में और भी मुगल सम्राट बैठे थे, और अंतिम मुगल सम्राट बैठने वाला जो था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला को ये लेके चला गया था नादिर शाह। रंगीला छीन करके नादिर शाह मयूर सिंहासन को ले गया था। मयूर सिंहासन के बारे में पी.एन. ओक की जो रिसर्च करके उन्होंने बताया है, जो मैंने खुद रिसर्च की इस टॉपिक पर, इसका टाइम पीरियड जाता है मयूर सिंहासन का 11वीं सेंचुरी तक। 11वीं सेंचुरी तक के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिसमें कि मयूर सिंहासन का उल्लेख मिलता है। और उसी समय वहाँ तक 1165 हाँ, परमार्दी देव के टाइम पीरियड में 1165-1195 के बीच में राजा परमार्दी देव जो हुए थे, उस टाइम तक का रिकॉर्ड मिलता है। आपके ताजमहल का भी रिकॉर्ड मिलता है वहाँ तक, और मिलता है मयूर सिंहासन का भी। अगर आप पी.एन. ओक की बुक पढ़ोगे मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, रिसर्च वर्क में है वो चीज़ें, पता नहीं आप पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे, मैं नहीं कहता। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पोस्ट कर रखी है, लेकिन मुझे को लगता नहीं कि आप लोग इतना कर पाते हो एफर्ट्स, आप लोग सच में जाना नहीं चाहते। तो ठीक है, इतना ही सही है आप लोगों के लिए। तो ये लूट करके लेगा, और कोहिनूर हीरे को भी लूट करके लेगा। कोहिनूर हीरा जो आज भी जो है ब्रिटेन के सम्राट के ताज, ब्रिटेन की साम्राज्य जो है उसके ताज पर लगा हुआ है। कोहिनूर हीरा की तो है अभी तक भी कि हाँ ये कोहिनूर हीरा तो आज भी विद्यमान है, लेकिन ब्रिटिश हमारी संपत्ति थी। गोलकुंडा सबको पता है, गोलकुंडा खान से निकला था। ठीक है, और ये आज जो है ब्रिटिश के ताज के अंदर है। अगर सरकारें चाहे तो वहाँ से वापस भी ला सकती है। इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़ेगा हमें, देखते हैं क्या होता है। और मयूर सिंहासन का अभी तक नहीं पता लगा कि नादिर शाह के बाद में मयूर सिंहासन के बारे में कि उसका क्या रहा, उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता बाद में। कुछ लोग कहते हैं कि तोड़ कर जला दिया गया था, तोड़ करके पिघला करके बांट दिया गया था। कुछ लोग कुछ कहते हैं, अलग अलग 3 इतिहासकारों को मैंने पढ़ा, तीनों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए, पता नहीं क्या हुआ था। और इसको यहाँ से इतना अमाउंट मिला, नादिर शाह को इतना अमाउंट मिला, इतना पैसा मिला यहाँ से, इतना खुश हुआ ये कि इसने फारस के अंदर जा करके, ईरान में जा करके, अपने अफगान साम्राज्य को जा करके 3 साल तक टैक्स फ्री कर दिया, कोई टैक्स नहीं लिया ऐसे। इसी इतना ज़्यादा अमाउंट में इतना ज़्यादा खुश हुआ ये यहाँ से लूट के माल को, क्योंकि लुटेरे थे साथ, इनके वहाँ कुछ होता नहीं था, जो कुछ था इंडिया में ही था। इन जितने भी आक्रमणकार हुए हैं साथियों, इसी वजह से इंडिया के ऊपर आक्रमण हुआ। और उत्तर भारत में बहुत कुछ झेला है साथियों। पानीपत के 3 युद्ध साथियों हरियाणा में हुए हैं। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर ने बहुत कुछ झेला है। यही कारण है कि यहाँ बड़े मंदिर नहीं मिलते, सब तहस नहस करते। 1000 सालों का लगातार कंटिन्यू चला मामला। हो गया यहाँ तक का नादिर शाह वाला मामला। ठीक है, इसके बाद जमींदार और कुलीन वर्ग बन गए थे मुगलों के पतन में, इनका भी बहुत उल्लेख आता है साथियों। जमींदार बढ़ गए, सामंतवाद बढ़ गया था। क्योंकि जमींदारी जागीरदारी बहुत दी थी औरंगजेब ने। कहते हैं 1 अनार और 100 बीमार, वो वाला हाल हो गया था। जमीन पड़ गई थी, खालसा भूमि कम और लेने वाले हो गए थे ज़्यादा, तो किसको दे और किसको ना दे।
कुछ रुष्ट हो गए, उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली, देखेंगे उसके बारे में। और कुछ कुलीन वर्ग उठे और कुछ जमींदार उभर करके आए, उन्होंने गड़बड़ करनी शुरू कर दी। और अब आते हैं स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य। स्वतंत्र और क्षेत्रीय राज्य, कौन कौन से क्षेत्रीय राज्य उभर करके आए देखेंगे। सबसे पहला हैदराबाद, सबको पता है निजामुल मुल्क आसफ जाह, ऑलरेडी हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लेंगे इनको हम, ठीक है। तो क्या हुआ, निजामुल मुल्क आसफ जाह ने स्थापना की थी 1724 में। 1724 में 1748 में उसके मृत्यु होने के बाद में इसके दो बेटे जो थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, दो बेटे पोतों के बीच में झगड़ा हुआ उत्तराधिकार को लेकर को, फिर कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मराठों ने जिसमें कि अपना भागीदारी दी और विदेशी कंपनियों ने, और मराठों ने यहाँ से आते चौथ वसूली। फिर क्या वसूली, चौथ कोई बताएगा चौथ का अमाउंट कितना होता है? चौथ जैसा कि साथ नाम से ही पता लग रहा है चौथा हिस्सा होता है, यानी कि 25% रेवेन्यू की दर रखी गई, राजस्व उगाने की दर रखी गई 25% चौथ। और इसी के साथ साथ एक सरदेशमुखी, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठों का राजस्व उगाने के 2 तरीके थे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ मतलब चौथा हिस्सा राजस्व का, और सरदेशमुखी मतलब जिस जगह पर ये कब्जा करते थे, जिस जगह के ऊपर इनका शासन प्रशासन था, उसका एकमात्र प्रतिनिधि चूंकि मराठा होता था, मराठा का राज्य होता था, मराठा राज्य होता था, तो राज्य का ये इन्होंने मराठों ने क्या किया कि राज्य का ये अधिकार है कि 10% सरदेशमुखी, कि देश का मुखिया है कौन, मराठा राज्य, इसलिए वो देना पड़ेगा। कितना, सिर्फ 10% लिया था इन्होंने, तो 25% चौथ के रूप में और 10% सरदेशमुखी के रूप में लिया था इन्होंने। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 35% हो जाता है साथियों। ये वही 33-35% अराउंड चलता रहता है मामला यहाँ तक। हालांकि बाद में इन्होंने बढ़ा दिया था, 40% तक चला गया था मामला, ठीक है, 40% तक चला गया था बाद में, ये हो गया। इसके बाद बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में भी स्वतंत्रता के बीज फूटे। बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने स्थापना की थी 1717 के अंदर, ये गवर्नर बना था यहाँ पे 1717 में, वहाँ से गवर्नर बन गया था, इसी के अंडर, मुगलों के अंदर ही था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गया, ठीक है। और क्या हुआ, 1727 के अंदर फिर नवाब सुजाउद्दीन बन गया। इस सुजाउद्दीन ने नवाब पदवी धारण कर ली और इंडिपेंडेंट अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, इंडिपेंडेंट हो गया। 1739 में अलीवर्दी खां यहाँ पर आ गया था। ये अलीवर्दी खां साथियों, इसके बारे में बताऊंगा आगे। ये खैर छोड़ो यार, ठीक नहीं, थोड़ा सा 1756 के अंदर सिराजुद्दौला आया। इसके बाद सिराजुद्दौला 1756 में बनता, और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ था। सब पढ़ रहे हो, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, इसका मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, एक तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या बोलते हैं सेनापति था, और दूसरी तरफ से सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी हुई, साथ नवाब था ये बंगाल का। तो इसका जो सेनापति था मीर जाफ़र है, हाँ मीर जाफ़र ने गद्दारी की, और मीर जाफ़र ने इसको धोखा दिया, और इसकी पूरी सेना लड़ नहीं पाई थी साथी, केवल 5000 सैनिकों ने लड़े थे, और बाकी के सैनिक एक तरफ खड़े रहे थे। इसकी सेना के सेनापति ने लड़ाई में भाग ही नहीं लिया। तो ये एक दिन के अंदर, और एक हाँ एक चीज़ और, कि जो जगत सेठ था, जो सामंत था जगत सेठ, अमीर सेठ था, उसने भी इसका धोखा किया, उसने भी वो ब्रिटिशर्स से मिल गया था। ये इंडियन इसी वजह से साथियों बुरे माने गए हैं। इंडियन का कोई दीन ईमान नहीं रहता, ये अपनी जबान के पक्के नहीं रहते, ये गद्दारी बहुत जल्दी कर देते हैं, इनके खून में है गद्दारी, साफ बोलता हूँ मैं। बेईमान लोग होते हैं, इसलिए वर्ल्ड के लोग हम पे हंसते हैं कि इंडिया के लोगों को राष्ट्र से प्रेम नहीं है, राष्ट्र इतने बहुत कम सोचते हैं। देखो क्या होता है, कुछ लोगों की वजह से सबके ऊपर सारी उंगली उठती है। कुछ इतिहास गवाह है इस चीज़ का, आप सब हिस्ट्री स्टूडेंट हो, सबको पता है शुरुआत से लेकर के लास्ट तक का क्या मामला चला है। कुछ लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम हो जाता है, एक मछली पूरे तालाब गंदा कर देती है, सबको पता है, ठीक है। तो ये मामला चला था, तो इधर गद्दारी की सिराजुद्दौला के साथ में। तो सिराजुद्दौला बेचारा जीत नहीं पाया, क्लाइव ने इसको जीत लिया, और सिराजुद्दौला की बाद में हत्या कर दी थी मीर कासिम के बेटे मीरन ने, और क्लाइव वहाँ का नवाब बन बैठा, गवर्नर बन बैठा। इसकी मदद से मीर जाफ़र को बना दिया। फिर मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम का नंबर आता है, फिर इस तरह ये मामला चलता है पूरा। जब और आगे चैप्टर बढ़ेगा और आगे डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। अभी तक यहाँ क्योंकि हमारा मामला यहाँ पर चल रहा है, तो हम यहीं पर रहेंगे। क्लियर यहाँ तक का वहाँ, ठीक है। और अवध जो आज का साथी हो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये
लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है। 1722 में गवर्नर बना था बुरहानुल मुल्क इसका, और ये तो इसमें कुछ खास नहीं था। बुरहानुल मुल्क गवर्नर बना, बाद में इसका मामला चलता रहा। स्वतंत्र राज्य और कौन कौन से साथियों, इंडिपेंडेंट जो राज्य हो गए तो वो तो राजपूत साथियों एकमात्र ऐसे उत्तर भारत के शासक थे जो कभी संपूर्ण रूप से जिन्होंने आधिपत्य नहीं स्वीकार किया। ना सल्तनत काल के सभी सुल्तानों का बहुत लंबा टाइम पीरियड था, उसमें से भी इन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी थी, उनको रेजिस्ट किया था। ना ही मुगलों के सामने कभी झुके संपूर्ण रूप से। बहुत से राजाओं ने समर्पण कर दिया था, हार लड़ करके या वैसे इंडिपेंडेंट समर्पण कर दिया था, या लड़ाई करके हार करके समर्पण कर दिया था, लेकिन संपूर्ण रूप से कभी मराठों इनको राजपुताना को नहीं जीत पाए थे। ना मुगल जीत पाए संपूर्ण रूप से, ना ही सुल्तान जीत पाए थे दिल्ली सल्तनत के। तो राजपूत राज्यों में मेन हुआ था साथियों आमेर का जयसिंह, आमेर के शासक जयसिंह, जिनका कि टाइम पीरियड था 1699 टू 1743 के बीच में। जयसिंह, इन्होंने जयपुर राजघराने की स्थापना की थी, जयपुर राज्य की स्थापना की थी साथियों बाद में। ये हो गया इनका। और मैसूर का सबको पता साथियों, हैदर अली और टीपू सुल्तान दो बाप बेटे थे। इन्होंने 4 युद्ध लड़े, आंग्ल मैसूर युद्ध कंपनी के खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1669 में हुआ पहला, जब हैदर अली के साथ में, हैदर अली ने इनको मार के भगा दिया। फिर 1682 में सेकेंड वार हुआ, आंग्ल क्या बोलते हैं मैसूर युद्ध, ठीक है, जिसमें कि कुछ 1784 के अंदर कुछ समय बाद में टीपू सुल्तान की मृत्यु आती है। गले का कैंसर था, टीपू सुल्तान को गले का कैंसर था, हैदर अली की मृत्यु आती है, हैदर अली के गले का कैंसर था, वो उसका मृत्यु आती है। तो फिर ये कमान संभालता इसी का बेटा टीपू सुल्तान बैंड बजाता है इनकी अच्छे से, ब्रिटिशर्स की, इनको मार के भगा देता। 89 के अंदर फिर दोबारा बैटल होती है, फिर संधियाँ होती रहती है। और 89 के इसमें क्या हुआ कि ये कमज़ोर पड़ गए थे, इनका कोई सपोर्टिव नहीं रहा था साथियों टीपू सुल्तान का, तो ये कमज़ोर पड़ गए थे। और इन्होंने फिर दोबारा अंतिम रूप से निर्णायक लड़ाई लड़ी गई 1799 के अंदर मैसूर का चौथा युद्ध जो हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में। उसमें टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए थे साथियों, ठीक है, लड़ते हुए मारे गए थे और कंपनी का कब्जा हो गया था हैदराबाद के ऊपर, मैसूर राज्य के ऊपर। टीपू सुल्तान नंजराज जो पहला सेनापति था साथियों, नंजराज को हटा करके हैदर अली के बाद फिर टीपू सुल्तान, ये हुआ था। और 4 युद्ध हुए थे, ये 4 युद्ध हुए थे, 4 युद्ध संधियां हुई थी। इसको अच्छे से देख लेना आप लोग, मैंने मेन फैक्ट आपको बता दिए हैं, ठीक है। मराठा, अब इसके बाद मराठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत लंबा चैप्टर चलेगा इनका, डिटेल में कुछ यहाँ पढ़ाऊंगा, कुछ डिटेल में पोस्ट कर दूंगा, देख लेना। मराठा कि शिवाजी के बाद शाहू महाराज जो कि कैद थे मुगलों के, तो औरंगजेब की 1707 की मृत्यु के बाद इनको आज़ाद कर दिया था मुगलों ने, और फिर ये रिहाई हो गई थी इनकी, आज़ाद हो गए थे, और ये इन्होंने अपना संभाला शासन। लेकिन इनकी जो ताराबाई थी, इनके साथ इनका झगड़ा चला 1714 तक के, ताराबाई और शाहू के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के झगड़ा चला था, ठीक है। और फिर पेशवा बना था बालाजी विश्वनाथ, 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा या प्रधानमंत्री कह सकते, वो बनाया। उन्होंने अपना साम्राज्य को सही से मैनेज करना शुरू किया, पेशवा विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ सॉरी, पेशवा बने थे। और बाद में फिर बाजीराव फर्स्ट, ये बहुत अच्छे सेनापति साबित हुए साथियों। ये वही सेनापति है जो पद्मावती देखी होगी आप सभी ने, पद्मावती वही कहानी है, ठीक है। बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा था, उसमें इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया। फिर 1737 में इन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली के ऊपर छापामारी युद्ध हुआ साथियों, दिल्ली के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था, और दिल्ली के ऊपर कब्जा करके काफ़ी लूटपाट मचाई। इसकी वजह से इनके मराठों का नाम खराब हो गया था, ठीक है। इन 1761 के अंदर पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का हार का कारण, बड़े कारणों में से ये कारण भी था कि इन्होंने साथियों बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा दी थी उत्तर भारत के अंदर, क्योंकि मध्य दक्षिण महाराष्ट्र से आए थे मराठा, जो मेन महाराष्ट्र से थे, तो उत्तर भारत में आकर के उन्होंने भगदड़ मचा दी थी पूरे राजपूतों में, और ये पहुंच गए थे लाहौर तक, आज का पाकिस्तान, वहाँ तक इन्होंने चौथ वसूली थी, ठीक है। तो संपूर्ण उत्तर भारत के ऊपर इनका कब्जा हो गया था एक प्रकार से, लेकिन ये मैनेज नहीं कर पाए सही तरीके से, जो जिसका है वही कर रहा है, किसी की बहन बेटी उठा ली, किसी साम्राज्य के ऊपर हमला करके और लूट लिया। तो ये इस लूटपाट में इनका नाम खराब हो गया था, और साधारण आम जनता के मन में डर बैठ गया था इनको लेकर के,
यही कारण है 1761 के अंदर जब लड़ाई हुई अहमद शाह अब्दाली के साथ में, तीसरा युद्ध पानीपत का, तो कुछ लोगों ने, सरदारों ने इनका सपोर्ट नहीं किया इनका, क्यों? इनके कारनामे कुछ ऐसे हो गए थे, देखेंगे। हो गया बाजीराव फर्स्ट 1720 1740 1720 में हो गया, हमला किया। और बालाजी बाजीराव इसके बाद बने थे। बाजीराव फर्स्ट के बाद बालाजी बाजीराव का नंबर आता है, जो 1740 1761 के बीच में रहे थे। इनका देहांत हो जाता है, ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध में, पानीपत का तीसरा युद्ध में, जो कि 1761 में लड़ा गया था। क्या हुआ था साथियों, अहमद शाह इन्होंने उत्तर भारत में कब्जा कर लिया था। उत्तर भारत में कब्जा करने के लिए ये पंजाब तक पहुंच गए थे, आधुनिक पंजाब है, और क्या बोलते हैं आपका पाकिस्तान वाला पंजाब, ये पूरा इनके ऊपर कब्जा हो गया था इनका। तो वहाँ का उस समय जो शासक था, नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने कई बार टक्कर दी। 1748 से लेकर 1757 के बाद उसने कई बार हमले किए पंजाब के इस आसपास के क्षेत्रों के अंदर, और वहाँ का शासक बन बैठा था अपने नुमाइंदों के माध्यम से। तो चूंकि ये भी वहाँ तक पहुँच चुके थे, तो दोनों के बीच में झगड़ा होना स्वाभाविक था। तो लास्ट में क्या हुआ, डंडा बजा, झगड़ा युद्ध हुआ 1761 के अंदर। क्योंकि मराठों की गलती क्या था, मराठे जो थे साथी वो मध्य भारत से आए थे। महाराष्ट्र के अंदर का अगर आप मौसम देखोगे, सब मौसम है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं, सर्दी में ज़्यादा सर्दी नहीं, क्योंकि इनको उत्तर भारत का जियोग्राफिकल एरिया और दूसरा आबो हवा का पता नहीं था कि ठंड में ठंड ज़्यादा पड़ती है और गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है उत्तर भारत में, सबको पता है उत्तर भारत के लोगों को। तो ये इन्होंने मार खाई। ये साधारण वेशभूषा के अंदर थे, अपने साधारण वही तलवार से लड़ने वाले थे। और जो अहमद शाह अब्दाली था उसकी वो हालांकि आ चुका था 2-3 बार हमला करके, तो उसने यहाँ की आबो हवा देख ली थी कि सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। 14 जनवरी 1761 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था मकर संक्रांति का टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ठंड पड़ती उस समय बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये जब वहाँ से चले थे साथियों राजपूत मराठे लोग, तो इनके साथ 40,000 लोग आए उत्तर भारत के अंदर दर्शनों के लिए। क्या बोलते हैं, हरिद्वार का गंगा स्नान कह सकते हैं एक प्रकार से, जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है ना गंगा स्नान होता है 14 जनवरी को, कार्तिक स्नान बोलते हैं उसको, तो किया जाता है, शुभ होता है, हमारी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है ऐसी। तो इन्होंने भी क्या किया कि हाँ हम भी जो है डुबकी लगा करके आएंगे, सेना लड़ेगी, और 40,000 लोग बड़े बूढ़े और महिलाएं वो चल दिए थे क्या बोलते हैं धार्मिक कारण से, कि चलो हम भी उत्तर भारत में जा रहे हैं तो हम भी गंगा में स्नान करके आएंगे, यमुना में स्नान करके आएंगे। तो इन्हें नहीं पता था कि अहमद शाह अब्दाली इतना निष्ठुर है कि किसी को भी नहीं बख्शेगा। तो मामला चलता, इनकी रसद काट दी गई, किनकी, पानीपत मराठों की। मराठों को खाने के लिए खाना, रसद मतलब खाना पीना नहीं मिल पाया था समय से, उन्हें भूखमरी फैल गई थी। अब भूखे ज़्यादा टाइम में थोड़ी लड़ सकते हैं यार सैनिक, थके हुए थे। उत्तर भारत में तो वो घींच कर लेकर के चला कर, बहुत भारी तोपें थी इनकी, उसको लेकर के आए थे पानीपत यहाँ तक, क्या बोलते दिल्ली तक। और इनके कपड़े भी उतने अच्छे नहीं थे क्योंकि ठंड हमारे यहाँ बहुत जाती, उनको आदत थी वहाँ की। मध्य भारत के महाराष्ट्र में देखो तो सर्दियों में कोई ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती वहाँ पर, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो उनको ये अभ्यस्त नहीं थी, सिंपल अपने ड्रेस में आए थे, और यहाँ का देखो तो सिकुड़ गए बिल्कुल। क्यों, हमारे यहाँ जनवरी में तो पीक पे होता है मामला, ठंड पीक पे होती है 14 जनवरी के आस मध्य जनवरी में तो। और हमेशा अब्दाली सिविलाइज डेवलप्ड थी, उनके कपड़े बड़े प्रॉपर ड्रेस में आए, तो वो बोर्न टू फाइट कहते हैं ना जी, जो जन्म लड़ने के लिए जन्म जिसका हुआ है वो उनमें से थे, अफगान। तो 1761 में इनके तरफ से बहुत सारे लोग लड़े। और हाँ, सदाशिवराव भाऊ और विश्वनाथ ये थे। सदाशिवराव भाऊ जो था ये मेन था, सदाशिवराव भाऊ जो है मेन सेनापति था। उनका एक साथ में भतीजा भी था, उसको लगी गोली, जब लड़ाई हुई दोनों साथी, उसको गोली लगी, उसको देखने के लिए हाथी पर से नीचे उतर आया कौन, सदाशिवराव भाऊ। तो उसने देखा, उसको गोली लगी तो उसको बचा नहीं पाए, वो मर गया। वो देख कर वहीं पर उसको अस्थिर हो गया सदाशिवराव भाऊ। तो जब हाथी के ऊपर तो वो नीचे उतर कर आया, तो सेना ने देखा कि महाराज ही नहीं है हाथी के ऊपर, उन सेना में भगदड़ मची, उनको लगा कि महाराज ही खत्म, महाराज की कहानी खत्म होगी सदाशिवराव भाऊ की। सदाशिवराव भाई साहब नीचे अपने भाई भतीजे को देखने के लिए आ गए थे। ये मेन फैक्टर रहा, सेना में भगदड़ मच गई, और अब्दाली से मौके का फायदा उठाया। उन्होंने जो आर्मी का एक टुकड़ी रखी हुई थी 15,000 सैनिकों के अलग से रिजर्व, वो उसको हमला करने का ऑर्डर दे दिया, और शाम तक तो सबका सफाया कर दिया। बहुत दुर्गति होती साथियों, पूछो मत, बस इतना विनाश हुआ था कि बयां करना मुश्किल है। 40,000
से ज़्यादा लोगों को मारा काटा गया वहाँ पर। 30,000 से ज़्यादा लोग मराठे उसमें मारे गए सैनिक, ठीक है, और 40,000 से ज़्यादा लोगों को गुलाम बना लिया गया। महिलाओं को, जो कि यात्री थे, दर्शनों के लिए धार्मिक यात्रा पे थे ना, सेना के साथ साथ जो आए हुए थे बड़े बूढ़े और महिलाएं, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ। सब समझदार हो कैसा अत्याचार हुआ होगा। सूरजमल जाट ने भी साथ नहीं दिया था मराठों का। अलीवर्दी खां यहाँ पर धोखाधड़ी करके उसने वो शामिल हो गया था इस्लाम के नाम पर अफगानों के साथ, अब्दाली के साथ मिल गया था। वो मिलना चाहिए था उसको। सूरजमल ने देखो प्लानिंग हुई थी क्या कि सूरजमल ने समझाया था सदाशिवराव भाऊ को कि अभी मत करो, अभी समाज सिस्टम हमारे फेवर में नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये मानना नहीं। कौन? सदाशिवराव भाऊ। इसके अंदर जोश था जवानी का, सारा ठंडा हो गया। खुद तो मरा, लोगों को मरवा दिया, ठीक है। तो ये कहानी हुई थी। तो सदाशिवराव भाऊ तो अच्छा था, लड़ाका था, लेकिन ये सब कुछ लड़ाके से थोड़ी बात बनती है। सेना को भी मैनेज करना चाहिए ना, कमांडिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए। खाली पे एक आदमी थोड़ी युद्ध जीत जाते हैं, लड़ाई जीती जा सकती है। तो ये था 40,000 क्या बोलते हैं, जो सूरजमल जाट था उसने एक अच्छा काम किया कि जो बच गए थे ना, जो बच गए थे युद्ध के अंदर, जो सैनिक जो घायल हुए थे और कुछ महिलाएं थी, उनको अपने यहाँ पर शरण में अपने उसमें आश्रय दिया, अपने महलों में ले गया, वो अपने राज्य में लेके गया। उनके इज्जत के साथ उनका खाना पान का ध्यान रखा, उनका दवाई दारू का इंतजाम किया, उनका इलाज करवाया, और विदा करते समय उनको कुछ अमाउंट भी दिया रास्ते में खर्च के लिए, और इज्जत के साथ उनको विदा किया। ये सूरजमल जाट की एक अच्छी बात है, जो कि उसे साबित करती है जाटों का प्लेटो, इसीलिए उसको कहा गया जाटों का प्लेटो। याद रखिएगा, ऐसे नहीं कोई कहता, कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से उसको उपाधि दी जाती है, ठीक है। सूरजमल जाट अच्छा इंसान था, लड़का अच्छा था, लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध में शामिल नहीं हो पाया। ये उसका, मुझे पर्सनली मुझे उसका ये डिसीजन सही नहीं लगा। जीत सकते थे, लेकिन चूंकि भाग्य कुछ और ही मंजूर था साथियों, तो ये हार गए। ये हुआ तीसरा पानीपत का तीसरा युद्ध। 1771 के अंदर नाना फडणवीस संभालते हैं, नाना फडणवीस आए थे यहाँ पर संभालने के लिए, ठीक है। फिर ये मराठा साम्राज्य साथ 5 हिस्सों में बढ़ जाता है। 5 राजघरानों में मराठा साम्राज्य 5 राजघरानों में बढ़ जाता है, डिवाइडेशन हो जाता है। इसके अंदर कौन कौन से हो जाता है? बड़ौदा में गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोंसले, जो कि मेन शाखा होती है मराठों की, जो कि क्योंकि शिवाजी के पिताजी, शिवाजी महाराज के पिताजी थे, वो भी भोंसले थे, शाहजी भोंसले, भोंसले खानदान से थे। तो ये नागपुर के भोंसले, और इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, और पूना के पेशवा। ये इंपॉर्टेंट था देखो, क्योंकि पेशवाओं देखो क्या यार, मैंने को समझ नहीं आ रही मेरे को। तो ये पेशवा था ना, ये ब्राह्मण, खुद भी ब्राह्मण थे और ब्राह्मणवाद में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, राजधानी कब्जा लिया। मेन थी पुणे, उस समय का पुणे, आज का पूना, वहाँ पर कब्जा कर लिया पेशवाओं ने। पेशवा मतलब ब्राह्मण प्रधान, वही मैंने बताया था आपको कि अष्टप्रधान की जो समिति बनी थी ना शिवाजी महाराज के समय पेड़ में, 7 उसमें थे, 8 उसमें मेन लीडर्स थे, ठीक है, जिनमें से 7 के ऊपर ब्राह्मणों की अपॉइंटमेंट होएगी, ये कहा उस समय के ब्राह्मणों ने, इन पेशवाओं ने। और सबसे बड़ा पेशवा की का पद, जिसका अर्थ था प्रधानमंत्री, उसके ऊपर शिवाजी के नीचे पेशवा मेन प्रधानमंत्री था सिस्टम का। और 8 में से 7 बड़ी पोस्टों के ऊपर ब्राह्मणों की अपॉइंटमेंट होगी। क्या ड्रामा चल रहा है। और एक को छोड़ दिया, कौन से छोड़ा? सेनापति की पोस्ट को छोड़ दिया, वहाँ पर क्षत्रिय की अपॉइंटमेंट होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ युद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा मैदान में, वहाँ कौन जाए। ये ब्राह्मणों की चालबाजियाँ होती है। सत्ता वर्ग के ऊपर हमेशा ब्राह्मणों का कब्जा रहा था, इतिहास गवाह इस चीज़ का, हमेशा ध्यान रखिएगा। ब्राह्मणों ने इस देश का बहुत नुकसान किया, मैं साफ बोलता हूँ। ब्राह्मणों ने और ब्राह्मणवादिता ने अंधविश्वास में धकेल दिया समाज को, खुद मालिक बन बैठे। पूना के पेशवा, ये हो गया मामला यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ तक का इस तरह का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक का क्वेश्चन समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, तो कहाँ थे हम? हाँ, ये हमारा हो गया था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ साथियों, मराठों की तरफ से जो सिंधिया खानदान के महाजी सिंधिया थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो बहुत बहादुर थे, और उन्होंने समाज को मैनेज किया, राज्य को डेवलपमेंट पे लेकर के आए, सिस्टम को दोबारा से खड़ा किया पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद, जो कि खत्म हो गया था मामला। ठीक है, और लेकिन कुछ समय बाद 1794 उनकी मृत्यु हो गई, मेन लीडर चल बसे। फिर 1780 के अंदर नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी, और ये दो मृत्यु जो है मराठा साम्राज्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। उसके बाद मराठा साम्राज्य कभी उभर नहीं पाया। मेन था पानीपत का तीसरा युद्ध, और उसके बाद में जो मेन लीडर थे वो भी समय पर चल बसे, उसके बाद मराठा कभी उभर ही नहीं पाए। खत्म कहानी मराठाओं की। और जाट साम्राज्य ये था, दिल्ली मथुरा आगरा के आसपास का खेती जनजाति हुआ करती थी। खेती बाड़ी करने वाले आज भी देखोगे तो दिल्ली में, हरियाणा में के आसपास, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र बोल सकते हैं आप, जाटों का बाहुल्य रहा है। जमींदारों में जमीनें बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी की जाटों के पास रही है साथियों। इसी कारण उनके प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, मंत्री और चाहे वो सीएम हो, चाहे वो हमारे हरियाणा में तो सीएम से लेकर के नीचे तक के पदाधिकारियों के साथियों, इन्हीं का बाहुल्य रहा है, साफ बोलता हूँ। शासन प्रशासन में इनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा रही है। हालांकि 3% पॉपुलेशन का अकॉर्डिंग कर देखा जाए तो 3% से ज़्यादा नहीं है, ये 3 to 7% अराउंड है, लेकिन क्या बोलते हैं, शासन प्रशासन में 60 to 80% इन्हीं के लोग हैं। आई बात समझ में? खैर आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ। भरतपुर के अंदर, भरतपुर के की स्थापना की साथियों चूड़ामन और बदन सिंह ने भरतपुर साम्राज्य की स्थापना की थी। और बाद में आगे चला मामला, सूरजमल जाट आ गया, वही 1763 में इनकी डेथ हो जाती है। 1767 में पानीपत के युद्ध में ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, किसी का साथ नहीं देते हैं, और फिर 1763 में इनकी डेथ हो जाती है, और जिससे ये जाट साम्राज्य भी खत्म। सिखों में क्या होता है, वही गुरु नानक देव 1469 से लेकर के अंतिम गुरु होते गुरु गोविंद सिंह, यहाँ तक ये 10 गुरु हुए हैं सिखों के। तो अंतिम गुरु गोविंद सिंह जो थे, इनका भी मर्डर कर दिया जाता है रास्ते नांदेड़ के अंदर, छुरा भोग करके अफगान मार देता है इनको। और इनके जो 4 बेटे होते हैं, 4 साहबजादे, इनको बोला जाता है, जिनके 2 को जिंदा दीवार में चिनवा देते हैं मुगल, और 2 चमकौर के युद्ध में शहीद हो जाते हैं। उसके बाद फिर आदि इनका गुरु जो बनता है, गुरु गोविंद सिंह कह के जाते हैं अपने वाणी में कि आज के बाद में आपका गुरु, ये गुरु ग्रंथ साहिब जो इनके पवित्र पुस्तक है, गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं उनको, वही आपका गुरु है, वही आपका मार्गदर्शन करेगा। ठीक है साथियों, इस्लाम और सिखिज्म, ये 2 धर्म जो है शब्दों के पुजारी हैं, शब्दों के रूप में है। इनके जो धार्मिक ग्रंथ है ना, वही इनका गुरु है, उसी में से अपने वो देखते हैं, चलाने का सिस्टम मैनेज करते हैं। शब्दों की पुजारी, हम मूर्ति पूजक भी हैं, हमारे हिंदुओं के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन ये शब्दों की पूजा करते हैं, अपने गुरु ग्रंथ साहिब को ही मानते हैं। इसी प्रकार इस्लाम में कुरान और हदीसों को और शरीयत को मानते हैं वो लोग। कुरान, हदीस, इजमा, कयास, ये 4 चीज़ें हैं इस्लाम के शासन के 4 स्तंभ है। कुरान ईश्वरीय वाणी है, अल्लाह की वाणी है इस्लाम के अनुसार है। हदीस जो मोहम्मद साहब ने कहा वो है, जिब्राइल ने उनको ज्ञान दिया और वो मोहम्मद साहब ने लिखवाया, तो वो सारा एक संकलन कहाँ हुआ, कुरान में। हदीस जो उन्होंने किया, क्या क्या काम किए उन्होंने, वो हदीसों के माध्यम में संलग्न है। ठीक है, कुरान, हदीस, इजमा कि भाई हालात के अनुसार क्या करना चाहिए, वो इजमा। और कयास लगाए जाते हैं कि अगर आज मोहम्मद साहब होते तो वो क्या करते, उसी को देखते हुए हालात को सुधारने की कोशिश करते हैं इस्लाम के मानने वाले। कयास बोलते इसको, कि आंकलन करो, कयास लगाया जाए कि अगर वो मोहम्मद साहब होते तो क्या करते इस हालात को सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। तो उसी हिसाब से ये लोग चलते हैं। ठीक है, और इन सब से मिल करके फिर निकल के रहता है शरिया कानून बोलते हैं, शरीयत, ये चलता है मामला। क्लियर? तो गुरु ग्रंथ साहब के बाद में गुरु ग्रंथ साहब इनके आदि गुरु बन जाते हैं, और फिर बाद में संभालते हैं बंदा सिंह बहादुर आ जाते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर बहुत बहादुर थे साथियों। जवानी के समय पीरियड में स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि वो बहुत बहादुर थे, तीरंदाज बहुत तगड़े थे, बहुत अच्छे शब्द भेदी बाण मारने वो निपुण थे। शब्द भेदी बाण मतलब जहाँ शब्द आता है, जहाँ ध्वनि से आएगी वहीं पे निशाना मारते थे, वो बहुत तीरंदाज थे।
तो एक बार क्या हुआ, जब वो जवानी में शिकार खेलने जा रहे थे तो उनको कुछ हलचल महसूस हुई, आवाज़ आई कहीं से, तो उन्होंने तीर मारा, एक शब्द निशाना बना करके तीर मारा। तो क्या था साथियों, एक गर्भिणी हिरणी थी। गर्भिणी हिरणी मतलब हिरणी थी और गर्भ से थी, उसका समय पूरा होने वाला था, लेकिन बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाई थी। समय पूरा हो चुका था और बच्चे का जन्म होने ही वाला था। वो घास चर रही थी, उसने आवाज़ की तो उन्होंने तीर मारा, तो तीर साथ उसके पार हो गया, शरीर से आर पार हो गया और वो तड़प की, बिल्कुल जैसे ही तीर लगा ना, जोश गर्म हुई और वो बच्चा बाहर आ गया। बच्चा बाहर आ गया तो क्या हुआ था, तड़प तड़प करके माँ ने भी दम तोड़ दिया और बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। चिल्ला के पड़ी वो हिरणी, और बाबा बंदा सिंह बहादुर देखने के लिए गए उसको, तो देखा हो ये तो अनर्थ हो गया मेरे साथ से, हिरणी भी मर गई, उसका बच्चा मर गया। इनके मन व्यथित हो गया, किसी काम की नहीं रही तेरे धनुर्विद्या, बेवकूफ़ आदमी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने आप से कहा कि तूने तो पाप कर दिया, एक गर्भिणी हिरणी को मार दिया, इसके पाप से कैसे मुक्त होगा। तो इन्होंने संन्यास ले लिया, धनुष तीर अपने वहीं से त्याग दिया और ये बाबा बन गए, वहीं से इनका नाम बाबा पड़ा। सन्यासी धारण कर लिया इन्होंने और अपना पूजा पाठ में लगे रहे। फिर क्या हुआ, अंतिम गुरु गोविंद सिंह के जब औरंगजेब का अत्याचार बढ़ने लगा तो गुरु गोविंद सिंह ने इनको बुलाया कि आप इतने बहादुर हो, इतने वीर बहादुर हो, आपको ये शोभा नहीं देता, आप समाज को आपकी जरूरत है, समाज को, देश को, राज्य को आपकी जरूरत है महाराज, आप धनुर्धारी हो, आज आपको जरूरत है, आप सन्यासी लेके बैठे। तो इनको बहुत से मनाया, तब जाकर के इन्होंने फिर दोबारा अपने धनुष बाण उठाई और सिखों का मार्गदर्शन किया, सेना बनाई, अपनी खालसा के माध्यम से सेना बनाई और मुगल साथ जबरदस्त लड़वा लिया। फिर लास्ट में ये इनको पकड़ लिया गया, कुछ गद्दारियाँ हुई जिसकी वजह से पकड़े गए और फिर इनको क्या लिख दिया इतिहास के अंदर कि इनको हरा करके वीर गति मृत्यु को प्राप्त, बहुत टॉर्चर हुआ था साथी, उनके साथ बहुत टॉर्चर हुआ था। कोई आपका नियर सिख से माँ से कोई हो तो पूछ लेना, बता देगा। ये मंच उन चीज़ों के लिए ठीक नहीं है, सारी बातें नहीं बताई जाती, आप समझदार हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या, बंदा सिंह बहादुर के यहाँ पर वीरगति हो जाती है और 12 मिसलों के अंदर साथियों पंजाब जो है का राज्य, 12 छोटे छोटे राज्य होते हैं, 12 मिसलों के अंदर अलग अलग खड़ा होता है। 12 मिसलें बनी होती है, 12 राजवाड़े बने होते हैं और एक दूसरे में लड़ते झगड़ते रहते हैं धीरे धीरे करके। फिर महासिंह जो होते हैं ना, महासिंह ये इनको इकट्ठा करते हैं। महासिंह जो पिता होते हैं महाराजा रणजीत सिंह के, ये मिलकर के इन 12 मिसलों को इकट्ठा करते हैं। महासिंह जो होते हैं शुक्र चकिया मिसल के प्रधान होते हैं, सरदार होते हैं जिनकी मिसल, यानी कि छोटा राज्य को मिसल बोलते हैं पंजाब में, ठीक है। तो उसके प्रधान होते हैं महासिंह, शुक्र चकिया मिसल के प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, सरदार होते हैं महासिंह, और महासिंह के पुत्र महाराणा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने बहुत काम किया इसके अंदर। रणजीत सिंह ने सबको मिला करके एक अखंड पंजाब साम्राज्य की नींव रखी और राजधानी बनाई लाहौर। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर को जीता, लाहौर को राजधानी बनाई। 1802 में अमृतसर को जीत लिया था इन्होंने, कई बड़े भूभाग पर राज्य किया था। चूंकि इनकी मृत्यु होती है 1839 के अंदर, तो उत्तराधिकारी निर्बल साबित होते हैं और इनको कुछ कर नहीं पाते हैं, या ये कह सकते हैं कि इनके उत्तराधिकारियों को प्लानिंग के तहत मरवा दिया गया। आई बात समझ में, बहुत खेल चलते हैं पॉलिटिक्स के अंदर साथियों। और फिर बाद में इनके राज्य को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य में ला लिया। लैप्स की नीति आएगी तो पढ़ाऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है। रोहेला और बंगश पठान, ये तो रोहेलखंड और मोहम्मद खान। रोहेलखंड के अंदर था जो कि मोहम्मद खान, नादिर शाह अमल के हमले और ये अहमद शाह अब्दाली के हमलों के बाद में साथियों 1761 में पानीपत के युद्ध में उत्तर भारत से माइग्रेट होकर के जो लोग नीचे आए थे ना, उन लोगों ने, उनमें से एक था मोहम्मद खान। इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, छोटा सा राज्य रोहेलखंड के नाम से, रोहेला कहलाए, जो कि बंगश पठान थे कुछ में। इन्होंने अपना छोटा सा राज्य स्थापित किया था रोहेलखंड के अंदर। रोहेलखंड एक ही चीज़ है वो, ठीक है। तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक साथ कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन हो, आपका सवाल हो तो पूछ सकते हैं, मैं इनका प्रयास करता हूँ हर बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपका आंसर देने का, ठीक है। तो लगे रहिए साथ अपने कंटिन्यू स्टडी के अंदर, स्टडी का टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। सोशल मीडिया से दूर होते जाइए, अब समय कम है हमारे पास, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह ये चीज़ें बिना मतलब कि आपका टाइम कंज्यूम वाले, इनको अनइंस्टॉल कर दीजिए। गेम फेम सब छोड़ दीजिए, धीरे धीरे कंसंट्रेशन करिए बुक्स के ऊपर, अपनी स्टडी के ऊपर, धीरे धीरे करके। एकदम से नहीं हो पाएगा, मुझे पता है, लेकिन धीरे धीरे करके अपना मैनेज कीजिए। हेल्थ का ध्यान रखिए, गर्मी बहुत पड़ने वाली है। तेल निकलेगा आपका, साफ बोलता हूँ साथियों, तेल निकलेगा। लोगों को निकलते पसीने, आपका निकलेगा तेल।
नेट जीआरएफ बातों से नहीं होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं, सिस्टम को मैनेज करते हुए चलते रहिए। फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों नए जुनून के साथ में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।